नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की सबसे पहले बात करें, आज के सेशन की हाइलाइट्स की, तो आज वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। जिन पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिली उसमें तेल, गैस, फार्मा, कैपिटल गुड स्टॉक्स थे। तेल गैस इंडेक्स तो इनफैक्ट 14 मंथ्स के हाईज पर बंद हुआ है और लगातार 7वें दिन हमने बीएसई तेल इंडेक्स में मोमेंटम देखा है। फार्मा इंडेक्स में 2 दिनों से गिरावट थी, उस गिरावट से उबर कर आज जो क्लोजिंग है वो हुई है, वो तेजी के साथ हुई है। मेटल्स में हालांकि मुनाफा वसूली हावी रही आज के सेशन में। निफ्टी के 50 में से 27 शेयर ऐसे थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक में 50-50 का रेशियो रहा। 12 में से 7 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए हैं। आज के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस ने क्या किया है आज के बाजार में। खरीदारी हुई है कैश मार्केट में एफआईएस की ओर से लगभग 1100 करोड़ की और डीआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 188 करोड़ की। डीआईएस हालांकि हर रोज काफी मुनाफा समेट रहे थे, आज उनकी ओर से क्वांटम हल्का रहा है बिकवाली का। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट हिमांशु गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हिमांशु नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज शामिल करें उससे पहले तो क्विक आउटलुक कल के लिए क्या रहेगा। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है। आज क्लोजिंग पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। निफ्टी पर कोई स्ट्रैटेजी लेंगे कल या फिर नहीं, और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? शुक्रिया दीपाली जी, गुड इवनिंग। देखिए क्लियरली दीपाली जी, यहाँ पर आज जिस तरह का बाजार, अगर इंडेक्स की मैं बात करता हूँ तो वहां पर एक कंसोलिडेशन का माहौल देखने को मिला। उसके प्राइमरीली 2 कारण थे। एक तो आज वीकली एक्सपायरी थी और दूसरा 14,600 650 के लेवल्स पर थोड़ा सा बाजार नियर टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट नजर आता था। कल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ही जो माहौल है वो कंटिन्यू रह सकता है। जहां तक इंडाइसिस की और स्पेशली निफ्टी की बात है, मुझे लगता है कि 14,450 14,470 वो लेवल्स हैं जहां पर अगर आपको कोई डिप मिलता है ड्यूरिंग द डे तो वहां पे खरीदारी करके चलें। 14,600 14,620 तक के इंट्राडे में टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और इस तरह से मुझे लगता है रेंज बाउंड ट्रेड कल के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। साथ साथ निफ्टी बैंक में दीपाली जी मुझे लगता है कि एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस कल के सेशन में आते हुए देखने को मिल सकती है, जिसका मेन कारण है कि जिस तरह के एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अवेटेड है सैटरडे को, उससे पहले बैंक्स में एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला आज के सेशन में। बट वो जिस जगह पर प्लेस्ड है वो मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है। तो निफ्टी बैंक में 32,450 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है 32,300 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में मुझे लगता है 32,800 और आगे चल के 33,000 तक के लेवल्स भी निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों ही इंडाइसेस में गिरावट पे खरीदारी की ही स्ट्रेटेजी भी अपना के चला जा सकता है। ठीक है, पहले कॉलर से अब बातचीत करते हैं। कमल है हमारे साथ भीलवाड़ा राजस्थान से। कमल नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैडम, मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 300 शेयर लिए थे मैडम 165 के रेट के ऊपर। हेलो, यूनियन बैंक आपकी 165 की बाइंग है, इसका मतलब आपकी पुरानी खरीदारी है। ये कब खरीदा आपने ये स्टॉक? ये मैडम हो गया 2-3 साल हो गए मैडम लगभग। यूनाइटेड बैंक नहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है इनके पास। 165 की इनकी खरीदारी है जिस पर ये राय ले रहे हैं। पूछ लेते हैं हिमांशु से क्या करना चाहिए। हिमांशु, यूनियन बैंक 165 की बाइंग है, पुरानी खरीदारी है। हालांकि लोअर लेवल से तो ये स्टॉक रिकवर हुआ है लेकिन 33 रुपए पर अभी ट्रेड हो रहा है, तो नुकसान इनको काफी है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर अब? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी पॉजिटिव बात नजर आती है कि जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में अभी ऑफ लेट थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार अगर ये 34 रुपए के ऊपर यूनियन बैंक चलना शुरू होता है तो यहाँ पर आगे चल के मीडियम टर्म में 48-50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इससे ऊपर की अपसाइड मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर चार्ट पर विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में ये चाहे तो 34 रुपए के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऐड करें ताकि कुछ शायद एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। और 55-60 रुपए के आसपास यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए। और इस पोजीशन से एग्जिट करने के बाद मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपको पीएसयू बैंक में ही इन्वेस्टेड रहना है तो गो विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 2 बैंक्स ऐसे हैं जो चार्ट पर काफी बेहतर लगते हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमारी कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय रहेगी। तो यहां से एग्जिट कर लीजिए, नुकसान आपको काफी हो रहा है हालांकि, और इतने भारी नुकसान के साथ एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपको बेहतर स्टॉक्स में जाना होगा। बैंक में ही जाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या फिर प्राइवेट बैंक्स में कोटक बैंक आप चुन सकते हैं। ये हिमांशु की सलाह है। अंशु है अगली कॉलर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। अंशु नमस्कार, बताइए सवाल अपना।
अंशु से बात नहीं हो पा रही है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की हैं इनफैक्ट पहले उसके हिसाब से टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हिमांशु ये स्टॉक है इनके पास, 57 की इनकी बाइंग है, 53 54 के आसपास बंद हुआ है, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से। बताइए क्या करना है। दीपाली जी, टूरिज्म फाइनेंस के स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था 2 से 3 दिन पहले। इनफैक्ट पीएसयूज में जिस तरह की ब्रेकआउट्स हैं उसी के चलते यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर बना रहा जा सकता है। मुझे लगता है कि 52-53 रुपए में अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बने रहें। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 62 और फिर 65 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर निवेशित रहने की राय रहेगी। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। अखिल है हमारे साथ मुंबई से। अखिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस का 27 शेयर है जो मैंने 189 पे लिया था, और बैंक ऑफ बड़ौदा का है जो 27 शेयर है जो 65 में मैंने लिया था। तो इसका क्या फ्यूचर है, क्या मुझे और भी इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें? ठीक है, पूछ लेते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और बैंक ऑफ बड़ौदा 65 की बाइंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 189 पर लिया हुआ है। दोनों स्टॉक्स में इनको मुनाफा हो रहा है। प्रॉफिट्स लेना है या फिर होल्ड करना है? दीपाली जी, अगर पहले हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर जिस सेक्टर से ये स्टॉक है उस सेक्टर में हमने देखा है कि यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन और एक बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। ये हाई बीटा काउंटर है और ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो अपना मुनाफा है उसको एक प्रिजर्व करें या उसको लॉक करें। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 210 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर अभी पोजीशन में बना रहा जा सकता है। चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि 240-245 का एक इमीडिएट हर्डल है। अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आगे चल के 15 से 20% तक की तेजी इस स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बने रहें, 210 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ दीपाली जी, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया था कि पीएसयू बैंक्स में स्पेशली एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में नियर टर्म में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी हमने देखा कि इस हफ्ते में लगभग 15-16% की तेजी बनते हुए देखने को मिली है। तो यहाँ पर अभी बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि ये नियर टर्म में 82-85 रुपीज तक के टारगेट्स, 82 से 85 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है। तो यहाँ पर अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करें और अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहें तो यहाँ पर 70 रुपए के नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बना रहा जा सकता है। होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक। स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं, मुनाफे में आपके पोजीशन, इसलिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। अगले कॉलर दयानंद है हमारे साथ थाने से। दयानंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो दयानंद जी बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे बर्गर शेयर्स है 177। Shall I hold? I am ready to hold till March. मार्च तक होल्ड कर सकते हैं बर्गर किंग, लेकिन बर्गर किंग एक अच्छी लिस्टिंग के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और उसके बाद जो ये डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक में हावी हुआ है, काफी निवेशकों को नुकसान हो रहा है क्योंकि लिस्टिंग के बाद जो यूफोरिया बना था स्टॉक में हिमांशु, बहुत लोगों ने एंट्री ली है। रख सकते हैं स्टॉक को, बट रखना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैं तो चार्ट्स के बेसिस पे तो कमेंट करना मुश्किल है, बट फिर भी बताइए क्या सजेशन रहेगा। दीपाली जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पर काफी लिस्टिंग के बाद काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले और उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो यहाँ से अपना पैसा एग्जिट लिया है, जो लॉकिंग के बाद, उसके बाद हमने यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखा। बहुत छोटा यहाँ पर चार्ट है तो टेक्निकली मैं ज्यादा यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इस छोटे चार्ट में मुझे लगता है कि 140 रुपए का एक सिग्निफिकेंट लो स्टॉक ने बनाया हुआ है, तो जब तक ये 138-140 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बना रहा जा सकता है। अगर 138 या 140 रुपए के नीचे ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है आगे चल के इस पे और दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, संतोष है हमारे साथ कोलकाता से बातचीत करने के लिए। संतोष जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम, और मकर संक्रांति की आपको शुभकामनाएं।
मेरा ये सवाल है, मैंने वोडाफोन आइडिया लिया 12 रुपए में 2000 शेयर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। हाँ जी, ठीक आज है, मेरे बेटे वोडाफोन का आइडिया 2000 शेयर्स हैं, 12 रुपए की आपकी बाइंग है। और कोई स्टॉक भी आपके पास? लिया इंडिया बुल रियल एस्टेट, वो मैंने लिया 578 में। हाँ ठीक है, क्या करना चाहिए? इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 78 की बाइंग है, वोडाफोन आइडिया 12 रुपए की खरीदारी है। क्या सजेशन दो रहे शेयर्स में हिमांशु? दीपाली जी, अगर आइडिया में इनका जो निवेश का नजरिया है, अगर वो थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। 11 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। मीडियम टर्म चार्ट सेटअप दीपाली जी मैं कहूंगा कि यहाँ पर पॉजिटिव बने हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कुछ बड़ा पॉजिटिव डिस्काउंट कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर 4 से 6 महीने का वक्त दिया जाए तो यहाँ पर 18 से 20 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बना रहा जा सकता है 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक इन्होंने जो डिस्कस किया वो आईबी रियल एस्टेट है। दीपाली जी, यहाँ मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव सेटअप दिखा रहा है। 78 रुपए की बाइंग है और लगभग 84 रुपए का क्लोज है। तो यहाँ पर पहला काम तो ये करें कि 80 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जिससे कम से कम ये अपना एक मिनिमम प्रॉफिट लॉक करें। अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 88 और उसके बाद 95 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दीपाली जी, जो एक मेरी इनके लिए सलाह ये रहेगी कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लगातार यहाँ पर 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाईज बनाते हुए नजर आए हैं, जैसे कि डीएलएफ या फिर अगर हम बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि बेहतरीन, अगर स्पेसिफिकली मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एक काफी बेहतर फंडामेंटली कंपनी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुनाफा बांधने के बाद अगर ये रियल एस्टेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो बेटर विकल्प गोदरेज प्रॉपर्टीज रहेगा। ठीक है, तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में प्रॉफिट्स आपको हो रहे हैं, तो यहां से निकल के आप दूसरा रियल एस्टेट स्टॉक ले सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बेटर विकल्प हो सकता है। संजीव है हमारे साथ अब धर्मशाला से। संजीव जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास ना स्पाइस जेट की 500 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 98 रुपीज। तो अभी तो काफी टाइम से मार्केट निफ्टी 14,600 भी हो गया, लेकिन स्पाइस जेट जो है अभी वहीं पे जो रेंज है 93-94 के आसपास चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका 1 साल का अगर मैं टाइम रखूं तो 1 साल में कितना टारगेट आ सकता है। तो और वो दूसरा ये है कि इसको पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने जो पूछा। बताइए हिमांशु, 2 सवाल इनके। 1 साल रखते हैं तो क्या लक्ष्य हासिल हो सकता है स्पाइस जेट में, और दूसरा 1 साल देना भी चाहिए स्टॉक को या फिर नहीं, पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है या फिर नहीं, बताइए। दीपाली जी, मैं कहूंगा कि पहला सवाल, इसको अभी होल्ड करना चाहिए। तो जी हाँ, स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिखाया है। ऑलमोस्ट लोअर लेवल से 300 टाइम 3 गुना ये स्टॉक होल्ड ऑलरेडी हो चुका है अपने हाईएस्ट लेवल की अगर बात की जाए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है और क्लियरली क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जिस तरह की तेजी है उसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट एयरलाइन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। फिलहाल 84-85 रुपीज का एक सपोर्ट जोन है, वहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार टेस्ट कर सकते हैं उन लेवल्स को, और वहां के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद वापस से स्टॉक में थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 82-84 रुपीज के लेवल्स डाउनसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 100-105 रुपए पर फिलहाल के लिए अपसाइड जो है वो कैप्ड रह सकती है, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर 1 साल के नजरिया अगर रखा जाए तो 120 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर इनका दूसरा सवाल था कि ये क्या पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो मेरी इनके लिए ये सलाह रहेगी कि यूजुअली जो एयरलाइन स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आप एयरलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इंडिगो एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, फेसबुक के जरिए लोकेश ने एक सवाल भेजा है। सवाल है इनका, येस बैंक पर 5000 शेयर 16.5 के प्राइस पर खरीदे और पीएनबी गिल्स 47 की इनकी बाइंग है। तो दोनों स्टॉक्स देखकर बताइए हिमांशु, पीएनबी गिल्स 47 का परचेजिंग प्राइस और येस बैंक 16 रुपए 25 पैसे की खरीदारी है। दीपाली जी, अगर पीएनबी गिल्स की बात करें पहले तो यहाँ पर एक हायर हाइज बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक नियर टर्म में 42-43 रुपीज तक भी स्लिप हो सकता है, लेकिन हैविंग सेड दैट चार्ट का जो अंडरलाइंग सेटअप है वो पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल बेसिस पे मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से इसको होल्ड करने की इन्होंने मन बनाया है तो यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। 39 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। 45-46 रुपए के क्लोजिंग के भाव हैं। 48 रुपए के ऊपर का अगर ब्रेकआउट स्टॉक दिखाएगा
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा और उसके चलते यहाँ पर 60 रुपए तक के टारगेट्स 1 से साल के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। ठीक है, दीपक हेंगले कॉलर हमारे साथ कानपुर से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास BEL है 1400 शेयर एट दी रेट 126.35। तो अभी मैम उसको क्या होल्ड करूं कि इस प्रॉफिट बुक कर लूं? पूछ लेते हैं। BHEL 40 रुपए की खरीदारी है, उन्हीं लेवल्स के आसपास इनफैक्ट बंद हुआ है, क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा स्टॉक ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर इन्वेस्टेड रहें। 132 रुपए के एक स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। स्टॉक का पहला टारगेट 146 रुपए का है। 146 147 का अगर एक जो हर्डल है उसको स्टॉक पार करता है तो 160 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बने रहें 132 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 145 146 रुपए के लेवल्स पर मुनाफा बांध सकते हैं। हिमांशु, ये BEL की नहीं BHEL भेल की बात कर रहे हैं। 40 रुपए की इनकी बाइंग है, 40 रुपए के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। माफ कीजिएगा दीपाली, मुझे BEL सुनाई दिया। BHEL का सेटअप भी दीपाली जी मैं कहूंगा कि काफी पॉजिटिव है और ये स्टॉक हम लोअर लेवल से भी काफी रिकमेंड करते हैं। इस शो में भी इनफैक्ट हमने 2-3 बार इसका जिक्र किया। यहां पर भी मैं कहूंगा कि 38 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, स्टॉक में बने रहें और मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक को थोड़ा सा ट्रेडिंग की जगह अगर इसको पोजिशनल पर्सपेक्टिव से रखें तो यहाँ पर बहुत अमेजिंगली हायर साइड में ये स्टॉक सरप्राइज कर सकता है। स्टॉक ने कल के ही सेशन में यहाँ पर 42 रुपए का हाई टेस्ट किया था जो कि एक इमीडिएट हर्डल का काम कर रहा है। स्टॉक जैसे ही 42 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा ये स्टॉक मीडियम टर्म में 60 रुपए के टारगेट्स की तरफ निकलता हुआ शुरू हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 38 रुपए के स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं। होल्ड कीजिए पोजीशन को, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्पेशल मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के मन में जागरूकता को बढ़ावा देना। जिस तरह हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को सिग्नेचर करने से पहले उसको अच्छे से रीड करते हैं, उसी तरह आपके कोई भी डॉक्यूमेंट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो उसको पहले अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही उसको साइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे स्टॉक्स के चुनाव करने के जितना ही इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रीड करना और तब उन पर सिग्नेचर करना। आपके कमेंट्स क्या है हिमांशु इस पर? बिल्कुल दीपाली जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बिना कुछ पढ़े साइन करना बराबर है एक ब्लैंक चेक साइन करने के। तो मुझे लगता है कि ऐसी गलती से बचना चाहिए और कहीं भी सिग्नेचर करने से पहले किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से उसको जरूरी है कि उसको ठीक से पढ़ा जाए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और सवालों को करेंगे शामिल।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। हिमांशु गुप्ता हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगले कॉलर भी हैं हमारे साथ, दत्तारे हैं महाराष्ट्र से। दत्तारे जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग, हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरा एक सवाल था, मेरे पास कैनरा बैंक के 700 शेयर है 133 के भाव पे, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ठीक है, कैनरा बैंक पर क्या सजेशन रहेगा? 10 रुपए का फायदा इनको हो रहा है, क्या करें? एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुक किया जा सकता है और बची हुई पोजीशन के लिए यहाँ पर 128 रुपए के एक स्टॉप लॉस के साथ बना रहा जा सकता है। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, नियर टर्म में 150 और उसके बाद 160 रुपए तक के भी टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ठीक है, प्रीति ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए। जेएन के बैंक 19 रुपए 35 पैसे की इनकी खरीदारी है, 2 साल पहले इनकी बाइंग है और 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। 29 रुपए पर है, 10 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। प्रॉफिट्स ले या पर होल्ड रखें? दीपाली जी, मैं कहूंगा कि यहाँ पर पिछले कुछ सेशंस में बहुत ही शानदार वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छे हायर लेवल्स दिखा सकता है। अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 24 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। मुझे ऐसा लगता है कि 35 से 36 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस्तेमाल करके यहाँ पर पोजीशन में बने रहें। 35-36 रुपए के आसपास यहाँ पर मुनाफा बांध सकते हैं। बाजीराव हैं हमारे साथ नवी मुंबई से। बाजीराव जी नमस्कार, बताइए सवाल। कृपया लाइन। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। अशोक लेलैंड के शेयर्स इनके पास 75 के प्राइस पर, 2650 इनका बाइंग प्राइस है। क्या करना चाहिए? मुनाफे की पोजीशन है अशोक लेलैंड में, लेना है प्रॉफिट से पर होल्ड करना है? दीपाली जी, मैं कहूंगा कि ऑलरेडी इनको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिल रहा है और अशोक लेलैंड की बात अगर हम करें तो 40 रुपए से नीचे से चल के स्टॉक ऑलमोस्ट 120-125 रुपए हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी तेजी ऑलरेडी देखने को मिली है। हालांकि अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी आती है तो अशोक लेलैंड को थोड़ा और बेनिफिट भी होता हुआ मिल सकता है, तो कम से कम यहाँ पर एक अपना पार्ट पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इस पोजीशन को ये मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से होल्ड करने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर 100 रुपए के नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। अपसाइड में मुझे लगता है कि अगर एक बार ये स्टॉक 125-130 रुपए के ऊपर चलना शुरू होता है तो फिर ये स्टॉक ऑल टाइम हाइज की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगला सवाल पूछने के लिए दिलीप हमारे साथ अलवर राजस्थान से। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते दिलीप जी, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास आईटीसी के हैं 210 शेयर, 200 की बाइंग में, और पीएनबी है मेरे पास 31 रुपये 90 पैसे पे। आईटीसी क्या है मैम? पूछ लेते हैं, दोनों पे पूछ लेते हैं सर, आपके दोनों स्टॉक्स ले लेते हैं। हिमांशु, पंजाब नेशनल बैंक 31 की बाइंग है और आईटीसी 200 रुपए की खरीदारी है। दीपाली जी, आईटीसी में बहुत शानदार चार्ट फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि बिल्कुल यहां पर बने रहें। 235 से 240 रुपए तक के टारगेट बहुत नियर टर्म में आते हुए देखने को मिलेंगे, तो यहां पर बिल्कुल बने रहें। और अगर कोई डिप मिलता है 210 रुपए के आसपास तो भले ही पोजीशन को और ऐड भी किया जा सकता है। साथ ही साथ पीएनबी की अगर बात करें दीपाली जी, तो वहां पर भी इनको प्रॉफिट मिल रहा है। 31 रुपए की खरीदारी और लगभग 37 रुपए का आज का क्लोज है। पर मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर तमाम पीएसयू बैंक्स में जिस तरह का ट्रैक्शन बना हुआ है तो इसमें भी थोड़ी सी अपसाइड और देखने को मिल सकती है। अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 35 रुपए का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इनको एक कम से कम एक कंजर्वेटिव प्रॉफिट ये लॉक कर सकते हैं। और अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 38 से 40 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही पोजीशन में बने रहें और आईटीसी में जो मेरा व्यू है वो काफी पॉजिटिव है। महेश है हमारे साथ फोन आए पर चंडीगढ़ से। महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरा टाटा मोटर के शेयर्स हैं 125। ठीक है, 125 की बाइंग है आपके, 150 शेयर्स हैं।
अच्छे लेवल पर एंट्री और निवेश इनका दोगुना हो चुका है, लेने हैं प्रॉफिट्स या फिर रखना है हिमांशु? दीपाली जी, यहाँ पर मुनाफा बांधा जा सकता है। स्टॉक ने इसी हफ्ते लगभग 25 से 30% की रैली दिखाई है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें और अगर आने वाले समय में कोई यहाँ पर करेक्शन स्टॉक में मिलता है 180 से 200 रुपए के जोन में, तो वापस से पोजीशन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डेप्स पर और ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉफिट्स ले सकते हैं। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शामिल। हिमांशु को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। दीपाली जी, हमने जिन भी शेयरों में बात की है, मेरा उनमें कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिमिलर लाइंस पर हमने अपने क्लाइंट्स को इनमें यही राय दी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों पर अपना राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।